हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इसमें कई सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो वेलोसिटी, यानी कि सर्कुलर वेलोसिटी क्या होगी, जिसको हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आफ्टर दैट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो तीन चीजें सबसे पहले डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। आफ्टर दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है, यूनिफॉर्म जो मोशन कहा जाता है, वो क्या हो गया। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या काम किया, हमने कहा कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो जो मूव कर रहा है उसका जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसका जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा और जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जो इसकी स्पीड है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म जो मोशन हो गया, यहां पर अब हम मान लेते हैं सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या यूं कह लें कि एंगुलर वेलोसिटी। दो चीजें हो जाएंगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पर क्या काम किया मैंने कहा कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी ए पॉइंट से मूव करके कहां पर गया, बी पॉइंट पर गया। तो हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करके कहां पर गया, बी पॉइंट पर गया। तो जब ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पर जाएगा तो यहां से कुछ एंगल फॉर्म कर लेगा। हमने कहा ये एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। ए पॉइंट पर जो टाइम था t1 था, बी पॉइंट पर जब पहुंचा तो टाइम क्या हो गया, t2 हो गया, ठीक। तो ए से बी तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अब ये देखो यहां से यहां तक जो गया है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो पहुंचा है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमने कहा काम करते हैं, यहां पर एक हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। टैंजेंट ए से बी तक के लिए क्या करा, टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है। या हमने कहा कि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब हमने ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया तो ये ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इसको हमने मान लिया डेल्टा एस, ठीक है। अब एक और चीज, जो ये डिस्टेंस है ए से बी तक का, ये डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट जरूर बड़ा किया है, बट ये हमारे लिए क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये बहुत छोटा डिस्टेंस है तो अब यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हमारे लिए ए से बी तक का एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। यहां पर जो हमारे लिए आर्क है वो आर्क कितना है, डेल्टा एस है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को हम लोग मान लेते हैं आर। तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर। लेकिन अभी मैंने एक और चीज कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होने का मतलब ये जो टाइम लगेगा बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो हमने कहा लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा टी टेंड टू 0, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था तो वहां पर डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था कि जब बहुत स्मॉल वैल्यू होगी तो उसको हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये जो डी थीटा है या डेल्टा थीटा है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डी थीटा या डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाते हैं कि हमारे लिए अगली कंडीशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना है, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइन, देखो सबसे पहली चीज याद रखना कि लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। बस यहां पर वही चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी कहा दिस इज डिनोटेड बाय ओमेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वहां पर क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वही मैंने क्या किया, मैंने कहा लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर दिया, डेल्टा टी टेंड टू 0 हो जाएगा। तो जब लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा टी टेंड टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अब v और ओमेगा के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस या ds, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कहा सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हाउ वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन डी टी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 d थीटा इज इक्वल टू कितना है, ds अपॉन r है। अब यहां पर आप देखें, चाहे जितना इसको आप रोटेट कराते रहें, क्या हमारे लिए जो रेडियस है वो चेंज होगा, रेडियस चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, डेल्टा थीटा या डी थीटा चेंज होगा। तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 d थीटा इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा, d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन r। हेंस ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r को मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा ds अपॉन dt। ठीक, तो लीनियर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू कितना होता है, ds अपॉन dt। हेंस ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन r हो जाएगा, या यूं कह लें कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फर्दर हम लोग आ जाते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये सारी चीजें लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया, d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, और दूसरा क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, और v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, r ओमेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको डिफाइन ही करना है तो फिर से वही लीनियर एक्सेलरेशन आपको याद होना चाहिए। लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर वही चीज, बस इतना फर्क हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने क्या कहा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डेल्टा टी टाइम टू 0 कर लीजिए आप, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन dt हो जाएगा। So angular acceleration that is alpha can be defined as the rate of change of angular velocity। rate का मतलब ही टाइम से वो डिवाइड हो गया। अब यहां पर हम फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके,
तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हमने कहा एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt। इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो हमने कहा ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, v अपॉन r है। अब फर्दर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा देखा ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने कहा था क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। बट स्पीड चेंज नहीं होने का मतलब वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है। स्पीड चेंज नहीं होगा बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r हो जाएगा। r हमारे लिए फिक्स है तो चेंज किस में हो सकता है, v में हो सकता है, देयरफॉर dv हो जाएगा। हेंस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r यहां लिखा मैंने, और ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज a इज इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt होता है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तीनों को अगर आपको लिखना है तो क्या करना है, देखो मैंने कहा एक काम करिए, सबसे पहले लिख दीजिए डी थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब उसके बाद मैंने कहा लिख दो दूसरा वाला एंगुलर वेलोसिटी, फिर मैंने कहा एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दो, अल्फा लिख दिया। ठीक है, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, बराबर लिख दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इन तीनों में हम लोग क्या करें, यहां पर अगर r से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। So these are the relation between linear acceleration and angular acceleration, linear velocity and angular velocity, linear displacement and angular displacement। ठीक है, तो ये चीजें पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके। तो फर्दर आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत आसान है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझने के लिए मैंने फिर से वही काम किया। मैंने कहा सपोज, यहां बनाता हूं इस बार, मैंने क्या किया, मैंने कहा सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर v1 वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया। ठीक है, ए पॉइंट पर था, v1 वेलोसिटी के साथ उसने मूव किया, वो पहुंच गया b पॉइंट पर। तो हमने कहा जब वो b पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, और जो a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। हमने कहा ये सेंटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इज गोइंग टू रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब रेडियस कांस्टेंट होगा तो अब यहां पर समझने वाली बात है, हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो क्या कर रहा है, किसी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है या किसी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। तो एक ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। बट जो उसकी वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस हो रही है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 थी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा है, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहां पर अगर डायरेक्शन देखें और बी पॉइंट पर डायरेक्शन देखें तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने कहा ए और बी यानी कि किसी भी सर्कुलर पाथ का जो डायरेक्शन है दैट विल बी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, और अगर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी भी कॉन्टिन्यूअसली चेंज
हो रही होगी। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा ठीक है, तो ये हमारे लिए जो मोशन है ये क्या कहलाएगा, जो इसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कहां पर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, तो जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो इस पूरे फिनोमिना को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ए पर बी पर, वो हमेशा कहां पर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, बी पॉइंट पर पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v2। वेलोसिटी निकालने का तरीका यह है कि जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पर आप क्या करें, टैंजेंट ड्रॉ कर दें। तो मैंने क्या काम किया, ए पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर दिया v1, बी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये हमारे लिए टैंजेंट हो जाएगा, ऐसे पूरा ड्रॉ कर देता हूं अगर मैं यहां तक आ गया। ठीक है, अब यहां से ए से बी तक का जो हमारे लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैं क्या मान लू, डी एस मान लू। क्या मान लू, मैं डी एस मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या काम किया, और आगे इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको यहां पर मिला दिया। तो ये जो वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी v2, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे लिए कितनी मिल जाएगी, v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं Q, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं R। अब यहां पर जो साइड्स हैं, जो साइड्स हैं यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये साइड और ये साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल जो क्या है ओ ए बी, यहां पर लिखता हूं मैं, triangle OAB is similar to triangle किसके, PQR, triangle PQR के। क्यों, क्योंकि इसकी दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो किसके हैं, इसके बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जरूरी नहीं है कि बराबर हो, वो क्या होगा, रेशियो के फॉर्म में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ऐसे ये ट्राइंगल एक ऐसे बना, ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल ये क्या बना, ऐसे बना, तो जो रेशियो निकालेंगे हम वो क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम रेशियो निकालेंगे इसका और इसका तो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल इन दोनों का रेशियो 1/2 अगर आ रहा है तो इसका कितना आ जाएगा हमारे लिए, ऐसे आ जाएगा, मान लो कि हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस आया लेकिन फाइनल रिजल्ट कितना मिला, 1/2। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल के फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो जब सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया तो ये एंगल अगर डी थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या कहा कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, बट जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड जब कांस्टेंट है इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। भाई यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसकी वजह से हम वेलोसिटी चेंजेस कह रहे थे, लेकिन जो उसका अमाउंट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो चाहे जिस पॉइंट पर रहे, ए बी सी यहां कहीं भी आ जाए, ठीक है, हर एक पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो हमने कहा ये किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बराबर मान लिया। अब हमने कहा फ्रॉम ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, अभी काम करते हैं। हमने कहा ये जो ट्राइंगल है, एंगल के जस्ट अपोजिट वाला ट्राइंगल में साइड क्या हो गया, AB हो गया। अब इसका रेशियो क्या कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि बराबर होगा, तो इसका अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो बराबर आएगा इन दोनों का, इसका रेशियो बराबर आएगा। किसी का भी दो एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर मिलेगा। तो हमने कहा कि ट्राइंगल OAB में एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, AB हो गई। ट्राइंगल PQR में एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v2 माइनस v1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाई, अब आप इसमें से कोई भी साइड ले लीजिए, चाहे ये वाली साइड ले लें या ये वाली साइड। तो मैंने क्या कहा, एंगल के राइट साइड वाली साइड ले लिया, तो एंगल का राइट साइड क्या हो गया, AO हो गया। तो डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया, AO हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर एंगल का राइट साइड लिया तो यहां पर भी क्या लेंगे, एंगल ये बना हुआ d थीटा, उसका राइट साइड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा।
ठीक, अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू ds है, ए ओ की वैल्यू कितनी है, r है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर मींस चेंज इन द वेलोसिटी, तो ये कितनी है, डेल्टा v है। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, p से q, ये v1 वेक्टर, लेकिन मैंने क्या कहा, मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ v1 वेक्टर बराबर मॉड ऑफ v2 वेक्टर है, जो किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, बट यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और यहां लीनियर वेलोसिटी मिल रहा है चेंज में, तो यहां पर हमको जब ना एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे भाई, अगर वेलोसिटी मिल गया है तो आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा लिया है तो मैंने क्या किया, डेल्टा टी कर दिया। ठीक है, तो यहां पर साथ में मैंने क्या कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, यहां पर डी टी कर देता हूं, तो ये हमारे लिए बेटा हो जाएगा ds अपॉन dt और 1 अपॉन बाहर कर लिया इज इक्वल टू क्या कर लिया है, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v dv में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन v और ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। अब हम जानते हैं ds अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या काम किया, हमको पता है क्या होता है v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, साथ में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं, हेंस ये क्या हो जाएगा, v अपॉन r हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt की जगह एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन v, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हेंस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब यहां पर देखो मैंने, अब यहां पर आप समझ सकते हैं क्यों मैंने मॉड ऑफ v1 वेक्टर लिया था, क्यों मॉड ऑफ v2 वेक्टर लिया था, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा उस फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा, साथ में वो सेंटर से कितनी दूर पर रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो अगर हमारे लिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसको कई सारे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको वेलोसिटी यानी कि हमने कहा v इज इक्वल टू कितना होता है, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा होता है, हेंस a बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम देखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर a v बराबर कितना होता है, r ओमेगा, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हेंस r बराबर a बराबर कितना हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा सेंटर की तरफ अप्लाई होगा, ये यहां पर एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। बट यहां पर अगर हम देखें कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो दो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, क्या कर रहे हैं, जब हम देखें तो भाई एक एक्सेलरेशन यहां पर लगेगा और एक एक्सेलरेशन बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट डायरेक्शन में लगेगा, तो टेंजेंट डायरेक्शन में लगने का मतलब ये हो गया, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैंने क्या कहा, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे लिए कितना होता है, 2 पाई n होता है, हेंस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा r, यानी कि पहले कांस्टेंट को लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा r और ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज 1 अपॉन टाइम पीरियड, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 4 पाई स्क्वायर r अपॉन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मेशन 3 डिफरेंट फॉर्मेशन में हम लोगों ने 4 डिफरेंट फॉर्मेशन में लिख दिया, एक तो लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मेशन में,
एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मेशन में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेशन में और टाइम पीरियड के फॉर्मेशन में। तो अगर यहां पर देखो, यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट दोबारा ए पॉइंट तक आने में हम लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो अगर ए से दोबारा ए तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जो है वो कम है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कम है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया? यहां पर देखो, मैंने क्या कहा कि जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था तो एक तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा यहां बनाता हूं, मैंने कहा कि ये ऐसे हो गया। ठीक है, एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो एक एक्सेलरेशन ये लग रहा है। तो ये वाला क्या है हमारे लिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये वाला क्या है? रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। भाई टेंजेंट अगर आप किसी पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट का मतलब ही परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रोटेशनल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप रिजल्टेंट वाले से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। cos 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा? यहां पर ऐसे समझ लो, आर बराबर कितना था? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा इन दोनों के बीच के कितना हो गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। हेंस आर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? आर को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, पी क्या है? ए आर, क्यू क्या है? ए टी। हेंस ए बराबर कितना हो जाएगा? ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो देखो, यही कंडीशन सेम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की किसके लिए भी होगी? जब हम लोग बात कर रहे होंगे किसके फॉर्मेशन में? अगर हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कभी रोटेशनल मोशन कह दिया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन के फॉर्म में होगा। बट रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ये जो आर है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जो आर है वो क्या है? फिक्स्ड नहीं होगा, वो वैल्यू वेरिएबल हो सकता है। रोटेशनल मोशन का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमने छोटे से पॉइंट के लिए लिया था, इसलिए छोटे से पॉइंट के लिए यहां से यहां तक का आर चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, दो और चीजें बची हुई हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दो अलग अलग फोर्स हैं, इनको देखते हैं क्या होता है। अब अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट था जब रोटेट कर रहा था, कहां पर? ये देखो, एक ऑब्जेक्ट था रोटेट कर रहा था, तो हमने कहा एक्सेलरेशन जो लग रहा है कहां पर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो जब टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड और व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ए फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। क्या हो गया? एक फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बराबर कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन आर होता है। हेंस फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अप्लाई होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हमने कहा दिस इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो फोर्स और समटाइम्स इट इज नोन एज फिक्शियस फोर्स। तो मान लो क्या काम किया आपने? एक धागा लिया, ठीक है,
थ्रेड लिया, उस थ्रेड में कोई चीज बांध दी और उसको ऐसे सर्कुलरली रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने सर्कुलरली रोटेट कराना स्टार्ट किया तो जो ऑब्जेक्ट को आपने उस थ्रेड से बांध कर रखा था वो क्या चाहेगा, उसको लगेगा कि वो बाहर की तरफ भागना चाहेगा, ठीक है। जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और जो उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, ठीक है, कहां पर अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, और वो कहां जाना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट था ये और उस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक फ्रिक्शियस फोर्स अप्लाई हो जाएगा, दैट इज नोन एज क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। अब देखो यहां पर जब थे हम तो एक्सेलरेशन ए था, बाहर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। हेंस एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम इंटू आर, देयरफॉर एफ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन पे आ जाते हैं। यहां पर हम लोग देखें तो क्या है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ का ही रिजल्ट है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरीबॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर क्या हो गया, क्या इस फोर्स की वजह से, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा था, क्या उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहे हैं वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ना कि जैसे मैंने क्या काम किया, इस पर धक्का लगाया, पुश किया इसको, तो ये क्या करेगा, मुझे भी पुश करेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों कहां पर लग रहे हैं, दोनों ही इसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की वजह से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, बल्कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इसकी वजह से लग रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट में जरूर मिल रहे हैं, बट ये एक दूसरे की वजह से रिजल्टेंट नहीं है, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन के कुछ चीजों की, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड हो जाएगा या फिर और कई सारी चीजें हो जाएंगी, तो वहां पर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसी दिन। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।